So in the previous one, we have discussed about the Lok Adalats quite in detail. We have seen the pointers relevant for prelims, and we have also seen what are the points that we can add in general about ADR and specifically about Lok Adalats in the mains paper also. Please understand these are going to be handy not only for your GS2 but definitely for your ethics paper. Governance वाले उसमें थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, फॉर योर ऐसे पेपर डेफिनेटली, ठीक है. तो ऐसा नहीं, और इंटर लिंकेज में कहीं और भी चाहिए तो यूज़ हो जाएगा. तो इसके लिए ये नहीं सोचना है कि दीज आर समथिंग दैट एक ही सेक्शन को केटर कर रहा है. अच्छा, एक और सेक्शन है उसमें विच इज़ अबाउट द परमानेंट लोक अदालत. लोक अदालत तो क्या है, जनरल हमने समझ लिया कि उनके प्रोविजंस क्या थे उस एक्ट में इस्टेब्लिश करने के लिए एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे क्या हैं. फिर ये परमानेंट क्या चीज़ है इसको समझते हैं. नाउ दिस एक्ट जिसके थ्रू लोक अदालत को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, उस एक्ट को अमेंड किया गया इन 2002, ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर परमानेंट लोक अदालत टू डील विद द केसेस पर्टेनिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. जो भी पब्लिक से रिलेटेड मामले हैं उनको डील करने के लिए परमानेंट लोक अदालत बनाने की बात की गई और इसी एक्ट को अमेंड करके. तो ये अमेंड होके 2002 में आया और फिर आगे देखते हैं कि क्या हुआ, तो क्यों किया गया और फीचर्स क्या थे वो समझते हैं. काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, दैट इज़ वाई आई हैव नॉट रिटन, एज यू कैन सी हियर. इसको पूरा लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, यू हैव टू रीड इट लाइक वर्ड बाय वर्ड, तो हम इसको समझते हैं. सबसे पहले तो रीजंस देखते हैं कि वाई देयर वाज अ नीड फेल्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत. पहली चीज़, जैसा हमने देखा था कि व्हेन इन 1987 दिस एक्ट वाज इनैक्टेड, this was primarily done to constitute the legal services authorities. We have seen it state level पे, district level पे, Supreme Court, High Court and तालुक, ठीक है, और national तो था ही. So these authorities were constituted to provide free and competent legal services to the weaker section of the society. The primary idea was this only, so that we do secure justice and we are not denying justice to any citizen. किसी इकोनॉमिक इशू से या डिसेबिलिटी के इशू से. हमने DPSP में भी ये चीज़ देखी थी, ठीक है. लोक अदालत्स वर ऑर्गेनाइज टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. नाउ द सिस्टम ऑफ लोक अदालत विच इज़ एन इनोवेटिव मैकेनिज्म, ठीक है. लोक अदालत का सिस्टम क्या है, कि इनोवेटिव मैकेनिज्म है. किस चीज़ के लिए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, ADR के लिए. Now this system has proved effective for resolving disputes in a spirit of conciliation outside the courts. कि कोर्ट के बाहर हम आपस में बात करके कंसिलिएशन से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लें. However, the major drawback in the existing system, इतना तो हमको पता ही है, these are the things that we already know, why was it established, etc. Now the question is कि उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आया, what drawback came in that existing system. So the major drawback in the existing system of this organization, under that act, which is Legal Services Authority Act 1987, is that the system of लोक अदालत is mainly based on the compromise or settlement between the parties. हाँ, वो तो ठीक है, वो एक फ़ायदा भी है, बट नुकसान कैसे है. Now if the parties do not arrive at any compromise or settlement, मान लीजिए कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन वो parties किसी settlement पर नहीं पहुँचे, then the case is either returned to the court of law, अगर वो कोर्ट से आया था तो उसको वापस कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और the parties are advised to seek remedy in a court of law. parties को कहा जाएगा, अगर प्री लिटिगेशन स्टेज पर मैटर है, कि भाई प्लीज़ कोर्ट जाओ, हमसे तो हो नहीं रहा है क्योंकि आप लोग कुछ सोल्यूशन में पहुँच ही नहीं रहे हो. तो उससे क्या हो जाएगा, अननेसेसरी डिले हो जाएगा इन द डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस. सो इफ लोक अदालत्स आर गिवन द पावर टू डिसाइड द केसेस ऑन मेरिट्स इन द केस पार्टी फेल्स टू अराइव एट द कॉम्प्रोमाइज और कंक्लूजन, देन दिस प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड, ठीक है. तो अब ये डिसाइड किया गया धीरे धीरे, जब ये दिखने लगा कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, कि अगर हम ऐसा फाइनल पावर इनके हाथ में दे देंगे, पर इसीलिए हमने लास्ट में उसमें पढ़ा था ना कि उनकी जो डिग्री होगी, अवार्ड होगा, वो फाइनल होगा, लेकिन वो फाइनल तक प्रोसेस पहुंचने में तो वक्त लगा ना. तो वही बीच की बात हम कर रहे हैं कि फिर ये समझ में आने लगा कि ये तो ऐसे अगर कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं पहुंचेंगे, फालतू में कोर्ट और लोक अदालत के बीच में मैटर होते रह जाएगा. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. तो हमने क्या सोचा, अच्छा एक और चीज़ क्या है, दैट फर्दर द केसेस विच अराइज इन रिलेशन टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जो पब्लिक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो गया
ये जैसे MTNL का मामला हो गया, ठीक है, टेलीफोन पब्लिक की है ना, नाउ दे नीड टू बी सेटल्ड अर्जेंटली। अब ये जो पब्लिक यूटिलिटी, जो बिजली पानी ये सब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको आप डीले नहीं कर सकते बैठ के कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो इनको अर्जेंट सेटलमेंट चाहिए होता है, सो दैट द पीपल आर गेटिंग जस्टिस विदाउट एनी डिले, इवन इफ इट इज़ एट द प्री लिटिगेशन स्टेज। तो ये जो छोटे छोटे मैटर हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता है रेगुलर कोर्ट के पास जाने का, उनको हम प्री लिटिगेशन स्टेज पे आसानी से सेटल कर लेंगे, ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ द रेगुलर कोर्ट्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। लॉजिकल है। देयरफॉर इट वॉज प्रपोज्ड दैट लेट अस अमेंड दिस एक्ट एंड लेट अस सेट अप द परमानेंट लोक अदालत। ये सिर्फ उस हिसाब से नहीं होगा कि जब अथॉरिटीज़ चाहेंगी। आपको डिफरेंस अगर अभी तक नहीं क्लियर हुआ है, पहले क्या हो रहा था, इफ़ द अथॉरिटीज़ फेल्ट, जो भी अथॉरिटीज़ थी, स्टेट वाली, डिस्ट्रिक्ट वाली, कोर्ट्स वाली, ताल्लुक वाली, अगर उनको ऐसा लगता कि हाँ ये मैटर में ज़रूरत है, तो लोक अदालत कॉन्स्टिट्यूट होता था। अब क्या बोल दिया गया कि उसको परमानेंट एक बॉडी बना के कर ही दो, सेटअप ही कर दो, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग कंपल्सरी प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म। इसको भैया कंपल्सरी बना दो फॉर कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ द केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी, कि कम से कम बाकी भी मैटर अगर यहाँ पर आना चाहें तो उसको तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन अगर इस तरह की जो पब्लिक यूटिलिटी मैटर हैं, सर्विसेज, मतलब सर्विसेज के मैटर हैं, इनको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको मैंडेशन में लाओ और कंपल्सरी बनाओ और प्री लिटिगेटिव स्टेज पर, यानी कोर्ट जाने के पहले यहाँ ला के हमारे पास सॉल्व कराओ। ठीक है, समझ आया। अब आते हैं फीचर्स पे कि अभी जो नया इंस्टीट्यूशन बन गया परमानेंट लोक अदालत का, उसमें क्या क्या रहेगा, फीचर्स क्या। पहले तो दिस परमानेंट लोक अदालत विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, ठीक है, और वो चेयरमैन कौन होंगे, who has been a district judge or additional district judge. Now you have done the chapter on subordinate courts, you know about these terminologies, so I'm assuming you are prepared with that. तो वो या तो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, और हैज़ हेल्ड जुडिशियल ऑफिस हायर इन रैंक दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये चेयरमैन के क्वालिफिकेशन हैं, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। एंड 2 other persons will be there who is having adequate experience in public utility services, क्योंकि मामला उसी से रिलेटेड है जो हम इनके पास लेके आ रहे हैं। द परमानेंट लोक अदालत शैल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 or more पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है, तो ये मल्टीपल मैटर्स पे भी देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, एयर का हो, चाहे रोड, वाटर हो, पोस्टल हो, टेलीग्राफ हो, टेलीफोन हो, पावर है, लाइट है, वाटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पब्लिक कंजर्वेंसी है, सैनिटेशन है, सर्विसेज है, हॉस्पिटल में डिस्पेंसरीज है, इंश्योरेंस है, मतलब ऐसे कुछ भी मैटर्स को वो देख सकते हैं। नाउ द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत शैल बी अप टू ₹10 लाख, मतलब जो पैसे से रिलेटेड मैटर होगा वो कितने तक का हो जाएगा, 10 लाख रुपए तक रहेगा। However, the central government may increase the said jurisdiction from time to time. ये जो pecuniary jurisdiction है 10 लाख का, उसको अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। They will not have jurisdiction in respect of any matter relating to an offence non-compoundable. हमने देख लिया non-compoundable offences are those which are not compromise, मतलब which cannot be compromised, जहाँ compromise का कोई scope नहीं है, तो ऐसे matters को ये नहीं डील करेंगे। Before the dispute is brought before any court, which is pre-litigation stage, any party to the dispute may make an application to the permanent lok adalat for the dispute settlement, ठीक है। After an application is made, no party to that application shall invoke jurisdiction of any court in the same dispute. इसको समझिए। अगर जैसे कि कोई मामला कोर्ट जाने से पहले उसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनमें से किसी भी एक पार्टी ने एप्लीकेशन दे दिया कि हम लोक अदालत में इस मामले का सेटलमेंट चाहेंगे, परमानेंट लोक अदालत मामले का सेटलमेंट चाहेंगे। अब एक बार ऐसा एप्लीकेशन बन गया तो फिर से वो पार्टी खुद या उसका जो ओपोनेंट पार्टी है, कोई भी अब ये नहीं बोल सकता कि हमको कोर्ट का जुरिस्डिक्शन चाहिए। दे विल नॉट बी एबल टू इन्वोक दैट कोर्ट वाला जुरिस्डिक्शन इन दैट सेम मैटर। पार्टीज़ 2 सेम हो सकती हैं और मैटर कुछ और भी हो सकता है, तो अलग बात है, लेकिन सेम डिस्प्यूट में, सेम मैटर में फिर वो कोर्ट का वो नहीं मांगेंगे। अब लोक अदालत में बात हो रही है तो वहीं होगी, ठीक है। नाउ वेयर इट अपीयर्स टू द परमानेंट लोक अदालत दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेटलमेंट, जहाँ अदालत को ऐसा लगेगा, लोक अदालत को ऐसा लगेगा कि सेटलमेंट का मैटर है, सेटलमेंट किया जा सकता है, विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, इट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ अ पॉसिबल सेटलमेंट। जहाँ उनको लगेगा कि हाँ ऐसा सेटलमेंट हम कर सकते हैं जो कि पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो वो लोग सेटलमेंट का टर्म्स बनाएंगे एंड दे विल सबमिट टू द पार्टीज़ को दे देंगे कि भाई हमें ऐसा लगता है इस पैरामीटर पर सेटलमेंट की गुंजाइश है, ठीक है।
वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, पार्टीज़ जो हैं उसको समझेंगे, एंड इन केस द पार्टीज़ रीच एन अग्रीमेंट, अगर पार्टीज़ उस अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, देन द परमानेंट लोक अदालत शैल पास एन अवार्ड, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं वो फॉर्मुलेट करके ऑलरेडी दे दी थी कि देख लो इन मैटर्स पे अगर सेटलमेंट का स्कोप है तो कर लो। अगर पार्टीज़ मान जाती हैं तो वो अपना फाइनल डिसीजन सुना देंगे जो लोक अदालत होगी। इन केस द पार्टीज़ फेल टू रीच अग्रीमेंट, देन द परमानेंट लोक अदालत शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन मेरिट, फिर उसमें परमानेंट लोक अदालत खुद का इंटरवीन करेगी और मेरिट के बेसिस पे उनको जो मतलब जजमेंट सही लगेगा वो दे देंगे, ठीक है। और उनकी हर डिसीजन जो है वो फाइनल और बाइंडिंग होगी ऑन ऑल द पार्टीज़ एंड शैल बी बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द लोक अदालत। डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? मेजॉरिटी, ठीक है, डिसीजंस पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लोक अदालत्स। अगले वीडियो में हम फैमिली कोर्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे, फिर एग्जाम न्यायालय पे बात करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, विल डिस्कस फ्रॉम हियर। टेक केयर टिल देन, बाय बाय।